लोग कहते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा फोटो फ्रेम है, लेकिन जिस आर्किटेक्ट ने इसे डिजाइन किया वो आज भी एक सवाल पूछता है। जिसने कागज पे सबसे पहले ये आइडिया लिखा, उसी को उसकी अपनी कंस्ट्रक्शन देखने का हक ना मिले। एक आर्किटेक्ट के लिए शायद इससे बड़ा दर्द मुश्किल ही हो। दुबई में एक बिल्डिंग है जो सिर्फ एक फ्रेम है। ना फ्लोर्स हैं, ना अपार्टमेंट्स, ना ऑफिसेज, सिर्फ एक खाली 150 मीटर का सोने से रंगा स्ट्रक्चर जो आसमान में खड़ा है। लोग कहते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा फोटो फ्रेम है, लेकिन जिस आर्किटेक्ट ने इसे डिजाइन किया वो आज भी एक सवाल पूछता है, क्या ये मेरा आइडिया था जो मुझसे छीन लिया गया? ये कहानी सिर्फ एक बिल्डिंग की नहीं, ये कहानी एक मछली पकड़ने वाले गांव की, दुनिया के सबसे चमकदार शहर बनने तक के सफर की। और बीच में खड़ा है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो इस पूरे सफर को लिटरली फ्रेम करता है। लेकिन इसके पीछे छुपी है एक लीगल जंग, एक आर्किटेक्ट का टूटा हुआ सपना और एक सवाल जो आज तक अधूरा है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस सफर को, देखते हैं फोटो फ्रेम को, दुबई का सफर, दुबई के इस फ्रेम के बारे में। 1900 का दुबई एक छोटा सा फिशिंग और पैरल डाइविंग गांव था। लोग समंदर में घंटों घंटों डुबकी लगाते थे सिर्फ एक मोती के लिए। ट्रेड रूट्स यहाँ से गुजरते थे और दुबई धीरे धीरे एक छोटा सा बिजनेस हब बनने लगा। फिर 1966 में बदला सब कुछ। दुबई में तेल मिला, लेकिन शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम ने एक रिस्की फैसला लिया। सिर्फ तेल पे निर्भर ना रहे, उन्होंने दुबई को ट्रेड, टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर का शहर बनाने का सपना देखा। और 40 साल के अंदर वही मछली पकड़ने वाला गांव दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा और दुनिया के सबसे बड़े एक्सपो की मेजबानी करने लगा। और इस पूरी कहानी को फ्रेम करने के लिए दुबई को चाहिए थी एक ऐसी स्ट्रक्चर जो अतीत और भविष्य दोनों को एक साथ दिखा सके। साल था 2008। दुबई म्युनिसिपैलिटी और जर्मन कंपनी थाइसन क्रॉप एलिवेटर ने एक कंपटीशन रखा। दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स को बुलाया गया एक ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए जो दुबई की नई पहचान बने। 926 डिजाइन्स आए। 11 इंटरनेशनल जजेस ने उन्हें परखा और जीता एक मैक्सिकन आर्किटेक्ट फर्नांडो डोनिस ने। उसका आइडिया सिंपल था लेकिन जीनियस था। उसने सोचा, दुबई ऑलरेडी इम्प्लैम्स से भरा हुआ है, बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, तो हम एक और स्ट्रक्चर क्यों बनाएं? क्यों ना हम एक वॉइड बनाएं, एक खाली फ्रेम जो शहर के अतीत और भविष्य को एक साथ दिखाए। गोल्डन रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट यूज किया गया। एक तरफ पुराना दुबई, एक तरफ नया दुबई। एक रेशियो 1.618, वही रेशियो जो पार्थेनॉन और मोनालिसा में भी पाया जाता है। डोनिस को $1 लाख का प्राइज मिला। उसका नाम हर जगह छप गया। लगता था ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। जब कंस्ट्रक्शन शुरू होने का वक्त आया, दुबई म्युनिसिपैलिटी ने डोनिस के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखा। एक क्लॉज था उसमें जो डोनिस को कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने से रोकता था, उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स छीन लेता था और उससे अपना खुद का काम प्रमोट करने की परमिशन भी नहीं देता था। डोनिस ने साइन करने से मना कर दिया। सोचो, जिस आदमी ने इस स्ट्रक्चर का सपना देखा, जिसने कागज पे सबसे पहले ये आइडिया लिखा, उसी को उसकी अपनी कंस्ट्रक्शन देखने का हक ना मिले। एक आर्किटेक्ट के लिए शायद इससे बड़ा दर्द मुश्किल ही होगा। दुबई म्युनिसिपैलिटी ने हाइडर कंसल्टिंग, जो आर्केडीज कंपनी का हिस्सा है, उन्हें हायर कर लिया। डिजाइन बदला गया, कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और डोनिस बस एक दर्शक बन गया, अपने ही आइडिया को दूसरों के हाथों में बदलते हुए देखते हुए। 2016 में डोनिस ने यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल कोर्ट में केस डाल दिया, दुबई म्युनिसिपैलिटी और थाइसन क्रॉप के अगेंस्ट। उसका क्लेम था ना उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला, ना कंपनसेशन, फिर भी उसका डिजाइन बन रहा है उसकी मर्जी के बिना। द गार्जियन ने लिखा और खुद डोनिस ने कहा, उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट ले लिया, डिजाइन बदला और बिना मेरे बना दिया। दुबई म्युनिसिपैलिटी का जवाब था, डोनिस के पास प्रॉपर लोकल लाइसेंस नहीं था काम करने के लिए और $1 लाख का प्राइस ही उसकी पूरी कंपनसेशन है। जरूरी बात यह है, एलिगेशन लगाया गया, लॉ सूट फाइल हुई, लेकिन आज तक किसी कोर्ट ने ऑफिशियली ये डिसाइड नहीं किया कि डिजाइन चोरी हुई थी या नहीं। केस अभी भी कानूनी तौर पर अनरिजॉल्व्ड है। अब जरा खुद को उस जगह खड़ा करो, तुम फ्रेम के अंदर हो, एक हाई स्पीड एलिवेटर तुम्हें सीधे ऊपर ले जाता है,
150 मीटर। सिर्फ कुछ सेकंड में डोर्स खुलते हैं और तुम खड़े हो एक ऐसे ब्रिज पे जिसका फ्लोर पूरा ग्लास का है। पहला कदम रखते ही नीचे का नजारा तुम्हारे पैर ढीले कर देता है। सीधा 150 मीटर नीचे गाड़ियां छोटी छोटी दिखती हैं, जैसे खिलौने। पूरा स्ट्रक्चर को ढका गया है गोल्ड कलर्ड के स्टेनलेस स्टील से, जो धूप में इस तरह चमकता है कि पूरा फ्रेम एक जलते हुए सोने के टुकड़े जैसा दिखता है। एक तरफ मुंह करो, डायरा की पूरी नैरो स्ट्रीट्स, ट्रेडिशनल शॉप्स दिखते हैं। दूसरी तरफ मुंह करो, शेख जायद रोड के ग्लैमिंग स्काइपर्स और बुर्ज खलीफा समेत बहुत स्काईस्क्रैपर्स दिखते हैं। नीचे ग्राउंड पर एक म्यूजियम है जहां ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए तुम्हें दिखाया जाता है दुबई का पूरा सफर, फिशिंग विलेज से लेकर आज तक, और एक गैलेक्सी जो दिखाती है दुबई का फ्यूचर प्रोजेक्शन। और इम्प्रेसिव स्क्रीन के साथ हर घंटे सिर्फ 200 लोग अंदर जा सकते हैं, 20-20 के छोटे छोटे ग्रुप में, ताकि हर किसी को ये एक्सपीरियंस पूरी तरह मिल सके। मतलब जिस आइडिया के लिए फर्नांडो डॉनिश ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वो आइडिया आज भी जिंदा है, सिर्फ किसी और के नाम से बनाया गया। आज हर साल लगभग 20 लाख से ज्यादा लोग दुबई फ्रेम को देखने आते हैं, 50 दिरहम का टिकट लेकर। वो उस फ्रेम से गुजरते हैं, सेल्फी लेते हैं और चले जाते हैं। कितनों को पता ही नहीं कि जिस स्ट्रक्चर के सामने वो खड़े हैं उसके पीछे एक आदमी का पूरा सपना और पहचान दबी हुई है। ये सिर्फ दुबई की कहानी नहीं, जहां हदीद जैसी लेजेंडरी आर्किटेक्ट्स के डिजाइन भी कॉपी होने के इल्जाम लगे। टोक्यो के स्टेडियम से लेकर चोंगकिंग तक फास्ट डेवलपिंग शहरों में जहां पैसा जल्दी बोलता है, वहां हक की आवाज कभी कभी दब जाती है। दुबई फ्रेम अपने आप में एक मेटाफॉर बन गया है। जो चीज पुराने और नए को फ्रेम करने के लिए बनाई गई थी, वही खुद एक सवाल बन गई। दुनिया की चमक के पीछे किसका हक दबाया गया? शायद इसीलिए कहते हैं, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और हर सुनहरी बिल्डिंग एक सुनहरी कहानी नहीं छुपाती। लेकिन अगर आपको लगता है कि इंसाफ सिर्फ जमीन पे ही दबता है, तो अगली बार हम आपको ले चलेंगे समंदर की गहराई में, जहां एक पूरा जहाज अपने 300 से ज्यादा लोगों को एक साथ एक रात में गायब हो गया। और दुनिया आज तक नहीं जानती वो जहाज डूबने से पहले किस हक की कीमत चुका रहा था। मिलते हैं अगली कहानी में मिस्टी हक पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।